नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण एवं दोष। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण एवं दोषों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है द्वितीय सदन के गुण या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण। इसके अंतर्गत जो पहला गुण है पुनर्विचार का लाभ। दूसरे सदन का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि यह प्रथम सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनः विचार करता है और उसकी भूलों तथा कमियों को दूर कर देता है। इसलिए दोषपूर्ण विधेयकों के पारित होने की संभावना कम रहती है। इस विषय में ब्लंसली ने कहा है कि 2 आँखों की अपेक्षा 4 आँखें सदा अच्छा देखती हैं, विशेषकर जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक हो। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के अंतर्गत जो अगला बिंदु है प्रथम सदन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। इस शीर्षक के अंतर्गत इस सदन के न रहने से इस बात की पूरी संभावना रहती है कि सदस्यगण मनमानी करने लगें तथा जनहित को ताक पर उठाकर रख दें। द्वितीय सदन के होने से इस प्रकार की आशंका नहीं रहती। दूसरा सदन प्रथम सदन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखता है और उन विधेयकों एवं नीतियों को पारित नहीं होने देता जो स्वार्थ सिद्ध के लिए बनाए जाते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर लीकॉक ने कहा है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका निरंकुश तथा अनुत्तरदायी होती है और भावावेश तथा भाषा के प्रभाव में बह जाती है। इसी प्रकार J.S. मिल ने कहा है कि दूसरे सदन के अभाव में एक सदन निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी हो जाता है। अतः अविभाजित सत्ता के दूषित प्रभाव को रोकने के लिए दूसरा सदन आवश्यक है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है प्रथम सदन के उतावलेपन पर रोक। प्रथम सदन के उतावलेपन पर रोक। निम्न सदन में प्रायः उग्र विचार के व्यक्तियों का बाहुल्य होता है जो कभी कभी आवेश में जनहित विरोधी कार्य कर बैठते हैं। उच्च सदन में प्रायः योग्य अनुभवी विद्वान एवं प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जो निम्न सदन द्वारा स्वीकृत दोषपूर्ण विधेयकों को पारित नहीं होने देते। द्वितीय सदन के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व संभव। प्रायः देखा गया है कि अनुभवी योग्य विद्वान एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति निर्वाचन के झंझट से दूर रहते हैं। अतः एक सदन वाली व्यवस्थापिका होने के कारण देश इनकी सेवाओं से वंचित रह जाता है, परंतु द्वितीय सदन के होने से इन्हें मनोनीत करके व्यवस्थापिका का सदस्य बनाया जा सकता है और इस प्रकार उनके अनुभव, ज्ञान एवं प्रतिभा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है विशेष हितों का प्रतिनिधित्व संभव। निम्न सदन के सदस्यों का निर्वाचन देश के वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। इसलिए एक सदन की व्यवस्थापिका में विशेष हित के लोगों तथा अल्पसंख्यक वर्गों को स्थान नहीं मिल पाता, परंतु उच्च सदन होने से इनका प्रतिनिधित्व ही संभव हो जाता है, जिससे इनके हितों की रक्षा होती है। इस संबंध में प्रोफेसर J.S. मिल ने कहा है कि यदि निम्न सदन जनता के प्रतिनिधियों का सदन है तो उच्च सदन राजनीतिज्ञों का और कलाकारों का सदन होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक।
निम्न सदन में जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। संघ की इकाइयों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में इकाइयों के प्रतिनिधि भी हों, परंतु यह तभी संभव है जब व्यवस्थापिका में 2 सदन हों। अतः संघात्मक राज्यों में द्वितीय सदन अनिवार्य है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है, श्रम विभाजन का लाभ। आधुनिक युग में राज्य के कार्यों की परिधि अत्यधिक विस्तृत हो गई है। 2 सदन होने से काम का विभाजन हो जाता है और उच्च सदन अनेक प्रकार के निम्न सदन के काम में हाथ बटाकर उनका बोझ हल्का कर सकता है। कम महत्वपूर्ण तथा छोटे छोटे काम उच्च सदन को सौंपकर निम्न सदन गंभीर विषयों पर गहराई से विचार कर सकता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है, जनता को विचार व्यक्त करने का अवसर। 2 सदन वाली व्यवस्थापिका में प्रत्येक विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाने के पश्चात ही व्यवस्थापिका द्वारा पारित माना जाता है। अतः विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। इसका एक अच्छा परिणाम यह होता है कि नागरिकों को विधेयक पर भाषा तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अतः लोकतांत्रिक पद्धति वाले देशों के लिए, जहां जनमत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बड़ी उपयोगी होती है। इस विषय में प्रोफेसर गेटल ने कहा है कि 2 सदनों के रहने से विचार विमर्श में सतर्कता एवं सुंदर संतुलन और अधिक सावधानी से विश्लेषित एवं संगृहीत व्यवस्थापन की प्राप्ति होती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के अध्ययन के बाद हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में जो प्रमुख दोष पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। द्वितीय सदन के अनेक गुण हैं, फिर भी यह व्यवस्था दोष मुक्त नहीं कही जा सकती। इस संबंध में बेंथम ने कहा है कि यदि द्वितीय सदन प्रथम से सहमत है तो यह निरर्थक है और यदि यह असहमत होता है तो अहितकर है। साधारणतः उच्च सदन के विरोध में निम्नलिखित तर्क या दोष प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है, द्वितीय सदन कानूनों का परिमार्जन कर सकता है। दोष के रूप में जो पहला दोष कहा गया है कि द्वितीय सदन कानूनों का परिमार्जन कर सकता है। उच्च सदन के समर्थन में यह कहना गलत है कि यह विधेयकों पर पुनः विचार करके उनके दोषों को दूर करता है तथा जल्दबाजी में कानून नहीं बनाने देता। आजकल प्रत्येक विधेयक पर गहराई से विचार किया जाता है, उसके 3 वाचन होते हैं, वह प्रवर समिति में भेजा जाता है जहां विशेषज्ञों द्वारा उसका परीक्षण होता है। वस्तुतः न कानून जल्दबाजी में बनते हैं और न वे दोषपूर्ण होते हैं, इसलिए उच्च सदन द्वारा उन पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। द्वितीय सदन के दोषों के अंतर्गत जो अगला दोष है, लोकतंत्र के सिद्धांत के विपरीत। इसमें कहा गया है कि किसी भी विषय पर एक समय में लोकमत एक होता है, 2 नहीं, परंतु 2 सदन होने से इस सिद्धांत की अवहेलना होती है, क्योंकि प्रत्येक सदन अंततोगत्वा जनता का प्रतिनिधि होता है और कभी कभी एक सदन दूसरे से भिन्न विचार व्यक्त करता है। द्विसदनात्मक या द्वितीय सदन के दोषों के अंतर्गत जो अगला दोष है, अनावश्यक विलंब। इसमें कहा गया है कि उच्च सदन के होने से प्रत्येक विधेयक पर दोनों सदनों में अलग अलग विचार होता है, इससे व्यर्थ समय नष्ट होता है और कोई लाभदायक परिणाम भी नहीं निकलता। अगला जो दोष है, संघर्ष की संभावना। व्यवस्थापिका में 2 सदन होने के कारण कभी कभी उनमें अंतर्विरोध, अंतः संघर्ष एवं प्रतिद्वंद्विता पैदा हो जाती है। इससे शासन का काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता, जो देश के लिए बड़ा अहितकर होता है।
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोषों के अंतर्गत जो अगला दोष है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। यह कहना भी गलत है कि उच्च सदन में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो जाता है, इसलिए उनके हितों की रक्षा होती रहती है। दोनों सदनों के प्रतिनिधि निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, चाहे निर्वाचन प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष। इसलिए यह कहना कि उच्च सदन में विशेष हितों तथा अल्पसंख्यकों के ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं भ्रमपूर्ण है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोषों के अंतर्गत जो अगला दोष है, व्यय भार का बढ़ जाना। दूसरे सदन के सदस्यों को वेतन भत्ता तथा अन्य अनेक सुविधाएं देनी पड़ती हैं, जिससे सरकारी व्यय बढ़ जाता है। यह संस्था कोई उपयोगी कार्य भी संपन्न नहीं करती, इसलिए जनता के धन को इस पर व्यय करना अनुचित है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि आधुनिक राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति एक सदनीय व्यवस्थापिका से भी हो सकती है, क्योंकि द्विसदनीय व्यवस्थापिका में काम की पुनरावृत्ति होती है, समय नष्ट होता है और राष्ट्रीय कोष पर अनावश्यक भार पड़ता है। अगला जो दोष है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का, उत्तरदायित्व का विभाजन। कुछ आलोचकों का कहना है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में इस बात की संभावना रहती है कि निम्न सदन अपने कर्तव्य पालन में सतर्क न रहकर अपना उत्तरदायित्व उच्च सदन पर टाल सकता है। जब अनेक व्यक्ति अथवा संस्थाएं किसी कार्य को सामूहिक रूप से करती हैं तो प्रायः ऐसा ही होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोषों के अंतर्गत जो अगला दोष है, संप्रभुता की धारणा के प्रतिकूल। प्रजातंत्र में संप्रभुता जनता में निवास करती है और जनता का प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका के प्रथम सदन द्वारा होता है। यह संप्रभु इच्छा अखंड एवं अविभाजित होती है, इसलिए प्रतिनिधित्व के लिए एक ही सदन पर्याप्त है, दूसरे सदन की आवश्यकता ही नहीं है। एक विद्वान ने लिखा है कि किसी भी विषय पर एक ही लोकमत होता है अथवा दो स्थलों पर प्रतिनिधित्व होना एक राजनीतिक असंभवता ही है, अतः द्वितीय सदन अनावश्यक है। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण एवं दोषों का अध्ययन करना, तो इसके अंतर्गत जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के प्रमुख गुण थे उनका अध्ययन एवं दोषों का मूल्यांकन किया गया है। धन्यवाद।